कल हम लोग ने पढ़ा हुआ था स्फेरिकल शेल के बारे में, ठीक है। एक स्फेरिकल शेल के अंदर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी काम करती है, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे काम करेगी, ठीक है। सब हो रहा है तौसीफ साहब, सब हो रहा है, घबराइए नहीं, सब हो रहा है एकदम। ये नई तरीके की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे काम करेगी, ठीक। चलिए करते हैं हम लोग। देखिए भाई, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, ठीक। उसके बाद सेंटर से हमने एक लाइन खींची, ठीक है, और यहां से लेके सरफेस तक का रेडियस है r और बाहर तक का रेडियस है स्मॉल r। इस p पॉइंट पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है। तो फिर से आउटसाइड अ सरफेस, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। तो याद रखिए आउटसाइड का सिंबल क्या है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, तो आंसर है जो हमारी उसमें भी थी gm/r का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी स्फीयर को बाहर से खड़े होकर आप देखते हैं तो वो पॉइंट जैसा दिखता है। बोलिए, ये तो बात समझ में आ रही ना, समझिए आपको। जी सर। ठीक, अर्शी तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद देखो, अब आउटसाइड सरफेस हो गया। उसके बाद मान लो हम बात करेंगे ऑन द सरफेस, मतलब इस पी पॉइंट को हमने पकड़ा, इस पी पॉइंट को पकड़ के उठा के यहां पे ले आए इस जगह। इस पी पॉइंट को पकड़ के जब उठा के लाके सरफेस पे रखेंगे ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस में क्या है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो होगी gm/कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये बताइए स्मॉल r बड़ा है कि कैपिटल R बड़ा है, कौन ज्यादा लंबा गया? पहले वाले केस में देखिए देखिए, हाँ पहले वाले केस में तो स्मॉल r ज्यादा बड़ा है। नहीं, रे शर्मा जी, देखिए यहां से यहां तक इसकी लेंथ है कैपिटल R, और यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल r। तो किसकी लेंथ ज्यादा है, स्मॉल r की कैपिटल R? स्मॉल r की, वेरी गुड। तो स्मॉल r की, अच्छा स्मॉल r बोला था आपने हो। तो अगर स्मॉल r ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होगा, कम की ज्यादा? कम होगा। अब जैसे सरफेस पे लाके रखेंगे तो लेंथ छोटी हो गई, तो ग्रेविटेशनल फील्ड और बढ़ गई। तो सबसे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड कहां होगी, तो आंसर है सबसे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी जो होगी वो ऑन द सरफेस पर होगी, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, अब इस पी पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट को हम उठाकर अंदर ले आके रखेंगे यहां कहीं। तो इनसाइड बात करते हैं। इनसाइड, तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इसका मतलब होता है इनसाइड। हाँ, इनसाइड बात करेंगे, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब आप मुझे ये बताइए अंदर मटेरियल भरा हुआ है कि नहीं, सॉलिड स्फीयर है तो मतलब अंदर मटेरियल है, तो अंदर मास भी है। अब अगर अंदर मास है तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगी। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड कितनी होगी, तो आंसर है gm/r का क्यूब। याद रखिएगा, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी होगी gm स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R का क्यूब। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो जब तक हम बाहर थे तो ग्रेविटेशनल फील्ड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। जैसे ही इनसाइड गए तो ग्रेविटेशनल फील्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई।
बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। अब स्मॉल आर जीरो कहां पर होगा ये बताइए। एट सेंटर। हाँ, सेंटर पे स्मॉल आर हमारा जीरो होगा। तो अगर सेंटर पे स्मॉल आर जीरो है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। तो चाहे हॉलो स्फीयर रहे चाहे सॉलिड स्फीयर रहे, एट सेंटर ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इसका डायग्राम बनाएंगे, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये रहा हमारा सेंटर, ये रहा, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ऑन द सरफेस। अब ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, मैक्सिमम कहां होती है ग्रेविटेशनल फील्ड? तो ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होती है ऑन द सरफेस पर। जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड घटेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड घटेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड घटेगी। ठीक, आप सही बनाइएगा, साफ साफ ग्राफ बनाइएगा। अच्छा, इन साइड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जीरो। जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगी, आर बढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगी, आर बढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगी। कहां तक बढ़ेगी? सरफेस तक। फिर आर बढ़ा रहे ग्रेविटेशनल फील्ड घट रही, आर बढ़ा रहे ग्रेविटेशनल फील्ड घट रही। ऐसा कब हो रहा है? जब हम बाहर आ गए सरफेस के। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मैक्सिमम कहां होगी? ऑन द सरफेस। बोलिए, ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। आ गया ना ग्राफ समझ में? तो ऐसे करना है, नोट करिए वाले क्वेश्चन को। आप देखिए शर्मा जी, और अगर यहां होता स्फेरिकल ना होके यहां सॉलिड होता तो बताइए कौन सा ग्राफ सही होता? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सही होता। बहुत अच्छे। तो ये दोनों ग्राफ आपको याद रखना है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, ठीक है? चलिए, अब हेडिंग लिखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ठीक, ऑफ अर्थ नियर सरफेस, नियर सरफेस। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारे पास एक अर्थ है, इस पे छोटा सा मास हमने रखा, स्मॉल एम मास। ये अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस है स्मॉल आर, अरे सॉरी कैपिटल आर। यहां पे एक मास रखा है। अर्थ क्या करेगा? जो मास हमारे अर्थ के ऊपर ऐसे रखा हुआ है तो वो उसका वेट होगा। कितना वेट होगा बताइए? तो आंसर है, ये वेट नीचे की तरफ कितना होगा? तो ये वेट नीचे की तरफ होगा mg। बोलिए सही है कि नहीं सही है? सही बात है ना? जी वेट सर। कितना होता है? mg होता है। अर्थ पर जो इंसान खड़ा है तो उसका अपना वेट mg होता है। ठीक। अर्थ क्या करेगा? अर्थ का अपना मास है कैपिटल M। तो ये अर्थ क्या करेगा? ये इस छोटे वाले मास को अपनी तरफ फोर्स Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा होगा। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बताइए? फॉर्मूला हमने पढ़ा है, G m1। व्हाट इज m1? मास ऑफ अर्थ। G m1 m2। व्हाट इज m2? स्मॉल मास m। तो एफ जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, दिस इज कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक, अब क्या देख रहे हैं ये बताओ, क्या मास नीचे की तरफ दब रहा है कि अपनी जगह रुका हुआ है? तो आंसर है, मास जो है अपनी जगह रुका हुआ है, इसने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। मतलब वेट वाला फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो वेट कितना है भैया?
mg। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? g m1 m2 अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। स्मॉल m कैंसल हो गया। तो बताइए ग्रेविटेशनल g की वैल्यू कितनी आई? जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आई बात? नहीं सर। दिस इज द जी फॉर्मूला ऑफ सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे बाप रे बाप। एक चीज और देखो, अर्थ जो हमारी होती है, अर्थ हमारी कैसी होती है? अर्थ होती है हमारी सॉलिड स्फीयर। कौन सी स्फीयर होती है? सॉलिड स्फीयर। मतलब ये जी की वैल्यू आप देखिए, ये जी की वैल्यू क्या है? ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर ऑन द सरफेस पे देखो। तो स्मॉल जी बेसिकली क्या है? बोलिए। स्मॉल जी बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सॉलिड स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा? स्मॉल जी जो है बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब बताइए, अर्थ हमारा परफेक्टली सॉलिड स्फीयर है। अगर अर्थ हमारा सॉलिड स्फीयर है तो बताओ बाहर की तरफ अगर मास को हम यहां रख दें तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी? जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अंदर रख दें तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी? जीएम आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। मतलब जो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है वही क्या होगी उसकी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आई बात? जी सर आ गया। तो जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर कहां होता है? बाहर, अंदर की ऑन द सरफेस? ये तो ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस होता है। बहुत अच्छे, नोट करिए। अब मेरी बात सुनिए। स्मॉल जी अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक, हम जब मास की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द टर्म ऑफ डेंसिटी। देखो G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर होता है। फिर से G इज इक्वल टू जी, मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आर का स्क्वायर। G इज इक्वल टू, तो नहीं नहीं सर आ रहा है। तो देखिए G इज इक्वल टू जी, वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, नीचे आर का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? कैंसल। तो बताइए जी किसके इक्वल आया? जी रो 4/3, ठीक है, पाई आर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब ये देखो जी 4 पाई और 3, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कभी चेंज नहीं होगी। तो स्मॉल जी क्या हो जाएगा? के पाई सॉरी के जी, के किसको बोलेंगे? जी 4/3 पाई को के बोल दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बचा? रो इंटू आर। तो बताइए जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? रेडियस के। कब? जब डेंसिटी की बात करेंगे। और मास की बात करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमको लिखना है जी इज इक्वल टू के डेंसिटी इंटू आर। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। उसके बाद
डेंसिटी के टर्म में क्या होता है, k इंटू डेंसिटी इंटू आर। अगर हम प्लेनेट चेंज कर देंगे तो याद रखना k तो नहीं बदलेगा, लेकिन प्लेनेट की डेंसिटी चेंज हो जाती है। मून की डेंसिटी अलग होती है, अर्थ की डेंसिटी अलग है, जुपिटर की डेंसिटी अलग है, ठीक है, इसीलिए डेंसिटी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हमने नहीं लिया। हो गया सर। हो गया। अब सुन, आपको छोटी छोटी चीज बता दे रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर है, तो यहां से हम एक डायरेक्ट रिलेशन बैठा सकते हैं, G1 अपॉन G2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। बोलिए ये रिलेशन सही है ना। दूसरा रिलेशन ये बैठा सकते हैं, जी सर। G1 अपॉन G2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ऐसा कब लेंगे, जब डेंसिटी की बात हो। याद है H इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2G होता है, काइनेमेटिक्स में हम लोग ने पढ़ा हुआ था। तो यहां पे ये देखिए H और G आपस में कैसे हैं, बोलिए। H और G आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो हम इनको H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू G2 अपॉन G1। बोलिए सही है। जी सर। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा और देखिए, और देखते रहिए आप, मास का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको ऐसे भी लिखना है, G1 अपॉन G2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे M1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन M2, ऐसे भी लिखना है। रिलेशन बैठाना पड़ेगा आपको, ठीक। और देखिए मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है, पता है ना। तो इसको भी रिलेशन बैठाएंगे, तो हम लोग को रिलेशन बैठाते हुए चलना है। हो सकता है ऐसे ही आ जाए, क्या है, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर है, तो M किसके इक्वल हो जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल G, मास का फॉर्मूला। बोलिए सही है। जी सर। हमेशा वो बात करेगा G1 G2 की, तो G1 का मतलब हो गया G ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय G ऑफ एनी प्लेनेट, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ एनी प्लेनेट। एग्जामिनर ऐसे बात करेगा। तो हम लोग को कभी भी दो प्लेनेट अगर आ गया, एक प्लेनेट नंबर 1 एक प्लेनेट नंबर 2, तो उन दोनों का रिलेशन हम बहुत आसानी से बैठा सकते हैं। हम क्या देखेंगे, कौन कौन सा डाटा गिवन दिया है, डायरेक्ट रिलेशन बैठा के आंसर ले आएंगे। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, what will be the formula of mass of the earth in the term of G, कैपिटल R एंड कैपिटल G। चलिए बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तौसीफ, अर्शी, तुम लोग बताइए। बी। बी, वेरी गुड। यस सर। क्योंकि G इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर होता है, तो M की वैल्यू क्या आएगी, जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। देखो उसने बोल दिया इन द टर्म ऑफ, देख रहे हो ना। चलिए ये वाला बताइए, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। सर सी है। ना 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 ना, नहीं है। देखो डायमीटर दिया है, ये रेडियस को डायमीटर में कैसे लिखते हैं, ए। वेरी गुड। देखो सर ए आ गया। हाँ, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो R को हम कैसे लिख सकते हैं, जी एम अपॉन डी बाई 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा D का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो G किसके इक्वल आएगा, 4 जी एम अपॉन डी स्क्वायर। सही है ना। थोड़ा सा ध्यान दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400। मास, रेडियस ऑफ मार्स कितना है, 3200। मास ऑफ अर्थ अबाउट 10 टाइम्स माइन मास ऑफ वो, तो मतलब मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। m, तो मास ऑफ मास कितना होगा, m/10। अब सॉल्व करिए।
उसने बोला वेट निकालो, तो वेट ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? mgm अपॉन mge, m से m कैंसिल, gm अपॉन g निकाल लो, वही हमारा ये आ जाएगा। तो gm को कैसे लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा gm अपॉन r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई gm अपॉन r का स्क्वायर। सही है ना? इसमें मार्स वाला होगा, इसमें अर्थ वाला होगा। g से g क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब निकाल के बताइए कितना आएगा? gm अपॉन g को ऐसे नहीं लिख सकते हम, मास ऑफ मार्स रेडियस ऑफ मार्स, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ मार्स कितना है? m/10। रेडियस ऑफ मार्स कितना है? 3200। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400। इसका कितना है? m 32 2 64, 2 5 10। एकदम सही। तो gm अपॉन g किसके इक्वल आया? gm अपॉन g आया 1/5। अब बताइए gm एन ऑब्जेक्ट इज 200, देखिए 200 दिया है, जी 200 दिया है, तो gm किसके इक्वल होगा? 200/5। सही है? 40। बोलिए सही है कि नहीं? चलो ये वाला करिए फटाक से। डेंसिटी। अब डेंसिटी और जी का क्या रिलेशन है? डी। कौन सा ऑप्शन है? डी। जी डैश इक्वल्स टू 3 जी डैश अपॉन जी निकालना है। जी डैश कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, पहले ये बताओ जी डैश कितना होगा। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। के रो, अब कितना? 3 टाइम्स बिगर, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 3r डिवाइड बाई नीचे जी कितना होगा? के रो आर कैंसल। तो बताओ जी डैश किसके इक्वल आया? 3g के इक्वल। चलिए ये वाला करिए। मतलब आपको निकालना है हाइट ऑफ ए डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ बी। तो हाइट ऑफ ए और हाइट ऑफ बी कितना होता है? जीबी बाई जी ए होता है। चलो निकालो फटाक से। जीबी कितना है? जी ए दिया है, जीबी भी दिया है। बी आएगा ऑप्शन। बताओ शर्मा। ठीक। हाइट ऑफ ए दिया है 2 मीटर, हाइट ऑफ बी हमको निकालना है। जीबी कितना दिया है बताइए? हाँ डी है क्या? एकदम सही। कैसे किया बताइए? सर यही वाला, ये जो आपने फॉर्मूला बताया ना, इसी को पुट कर दिया, फिर 2 को उधर लेके हाँ, और उससे इंटू कर दिया। जीबी हमारा 9g है, 9g। हाँ सर, ये हमारा जी है, जी जी कैंसिल हो गया। अरे रे रे रे। बीजी कैंसिल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत 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 गलत। जी अपॉन 9g होगा। हाँ जी अपॉन वो जी होगा। ए 9g। हाँ जीबी अपॉन जी ए होगा, जी ए 9 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी।
तो 2 अपॉन एच जी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, जी अपॉन 90, कैंसर। तो एच बी कितना आया, 18। बोलिए कोई दिक्कत? 18 मेरा, तो मेरा 2/3 कैसे आ तो गया? आज हम लोगों ने ये पूरा पढ़ लिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, उसके बाद ग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद जो सॉलिड स्फीयर पढ़ लिया, डेंसिटी के टर्म में पढ़ लिया, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। तो आज के लिए बस इतना काफी है, ठीक है। ठीक है सर।